हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबीएम को धनबाद के और सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम लिख रहे हैं तो बीएससी पेपर का हम लोग 3 वीडियो दे चुके थे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 3 में कुछ क्वेश्चंस लास्ट में जो है ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और सिंगल लाइनर था, वो हम लोग छोड़ दिए थे। अभी यूनिट 4 को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यूनिट यू, यूनिट 4 को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से यूनिट 4 को देखेंगे। तो यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है फिलॉसफी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। फिलॉसफी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन मैसेज ऑफ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मुख्य संदेश क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मुख्य संदेश था आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। विवेकानंद ने किस धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था? तो याद रखिएगा, शिकागो के धर्म सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया था, जो कि बहुत प्रसिद्ध था। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति किसमें है? तो ये विवेकानंद मानते हैं कि राष्ट्र की शक्ति युवाओं में। अगर युवा हमारे अच्छे होंगे तो देश हमारा मजबूत होगा। विवेकानंद किस संस्था से जुड़े थे? तो रामकृष्ण सारदा मिशन से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। गांधी जी का सत्याग्रह किस पर आधारित था? तो गांधी जी का सत्याग्रह 2 चीजों पर आधारित था, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का राम राज्य का क्या अर्थ है? राम राज्य का मतलब होता है आदर्श न्यायपूर्ण समाज, जहां पे हर व्यक्ति समान देखा जाए और हर व्यक्ति को न्याय बराबर मिले, वही राम राज्य होता था। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत था ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप होना चाहिए ना, ट्रस्ट बना के काम कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। गांधी जी ने अहिंसा को किस रूप में देखा? अहिंसा का मतलब है मेरी नैतिक शक्ति है। अहिंसा का मतलब हम अगर कुछ भी मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यही मेरी नैतिक शक्ति है, जिसको बोलते हैं अहिंसा। कि आप कुछ भी बोलिए लेकिन हम सामने से कुछ नहीं बोल रहे, ये उनकी नैतिक शक्ति बताता है कि नैतिक रूप में कितना मजबूत व्यक्ति है। मतलब आपको कुछ भी कोई बोल रहा है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब मोरली आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है। ये गांधी जी का मेन संदेश था कि हम कुछ अंग्रेज को बोलेंगे नहीं। बोले एग्जाम्पल दिए कि हमको एक गाल में मारोगे तो भी नहीं बोलेंगे। मतलब मेरा नैतिकता कितना स्ट्रांग है कि हम नहीं आपके ऊपर वार करेंगे। टैगोर और राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे? तो टैगोर उग्रवाद राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे। आलोचक थे कि उग्र राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, नेशनलिज्म हो जाए, आप देश के से प्यार कीजिए लेकिन उग्र तरीके से नहीं। यानी ये भी अगर टैगोर की बात करें तो महात्मा गांधी जैसे ही थे। टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता की स्थापना की थी। ये पश्चिम बंगाल में भी है। टैगोर किस विचार के समर्थक थे? तो टैगोर जो है अंतर्राष्ट्रीय विचार के समर्थक थे, इंटरनेशनल होना चाहिए। टैगोर के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? तो टैगोर के अनुसार आज़ादी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल और सृजनात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य संघर्ष था छुआछूत के खिलाफ, जिसको अस्पृश्यता बोलते हैं। अंबेडकर किस संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष थे। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अंबेडकर का नारा क्या था? तो अंबेडकर का नारा था जय हिंद, या तो बोल रहे थे अंबेडकर का नारा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो अंबेडकर ने इस्लाम, ईसाई नहीं, बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बोलता है अंबेडकर का मुख्य विचार क्या था? तो अंबेडकर का मुख्य विचार था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए। सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। सत्याग्रह गांधी जी से जुड़ा हुआ है। विश्व मानवता का विचार किसका था? तो विश्व मानवता का विचार जो टैगोर का था, क्योंकि इंटरनेशनल बात करते थे, पूरी दुनिया का कल्याण हो। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो अंबेडकर को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उलीहाव, तो झारखंड के उलीहाव में है ना। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो बिरसा मुंडा जो है उल गुलान आंदोलन इनका था और उसी से जुड़े हुए थे, उसी से फेमस हो। उल गुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। उल गुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों को अधिकार दिलाना और उनको स्वतंत्रता दिलाना। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ संघर्ष किया था? 2 लोगों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ। 2 लोगों के खिलाफ संघर्ष किया था। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को हम धरती आबा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा का धार्मिक आंदोलन क्या था? तो बिरसा मुंडा का धार्मिक आंदोलन बिरसाइट आंदोलन कहलाता है। कोई सिख समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज के लिए नहीं लड़े थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन किस वर्ष में प्रमुख रूप से हुआ था? तो 1890 में यह आंदोलन प्रमुख रूप से हुआ था। बिरसा मुंडा का मुख्य विचार क्या था? आदेश बोलता आदिवासी स्वशासन, यानी ट्राइबल सेल्फ रूल होने चाहिए, अपने आदिवासियों के अपने नियम होने चाहिए। बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में निधन हुआ था। विनोद बिहारी महतो किस आंदोलन से जुड़े थे? ये देखिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। विनोद बिहारी महतो, जिसके नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है, वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो झारखंड
को बिहार से अलग करने के लिए जुड़े थे। तो झारखंड आंदोलन उसको हम लोग बोलते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए जो आंदोलन चला था उसमें विनोद बिहारी महतो जो है वो जुड़े हुए थे। विनोद बिहारी महतो ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, शिवाजी समाज नहीं, ये गलत बात लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा होना चाहिए, शिवाजी समाज नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे होना चाहिए। विनोद बिहारी महतो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विनोद बिहारी महतो का मुख्य उद्देश्य था कि अलग झारखंड राज्य बनेगा। बिहारी महतो का संबंध किस वर्ग से था? तो सब जानते हैं महतो कौन सा है, तो पिछड़ा वर्ग से। विनोद बिहारी महतो का प्रमुख योगदान क्या था? तो इन्होंने सामाजिक न्याय के उत्थान के लिए काम किया। विनोद बिहारी महतो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। अब झारखंड में कहा, झारखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? झारखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बिहार से एक अलग राज्य बनाया जाए जिसको बोलते हैं झारखंड। विनोद बिहारी महतो किस विचारधारा के समर्थक थे? तो सोशल इक्वालिटी, समाज में सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उसके समर्थक थे। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं बिरसा मुंडा को कहा जाता है। झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो झारखंड आंदोलन में इसमें ये तो पहले चले बसे थे बिरसा मुंडा, टैगोर तो अपनाए नहीं, अम्बेडकर अपनाए, तो यहाँ पे विनोद बिहारी महतो ने झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। नेशन का आधार क्या होता है? किसी भी देश का आधार क्या होता है? तो याद रखना, समान पहचान। अगर हर व्यक्ति को समान पहचान मिल रहा है तो ये उस देश का आधार होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब नेशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को बताना, अपनी ताकत को बताना कि हम अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ। राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र राज्य का मतलब होता है, यहाँ हम बात करें राष्ट्र राज्य का मतलब होता है राजनीतिक संप्रभुता वाला राष्ट्र, यानी ऐसा देश जहाँ पे राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है वो। कल्पित समुदाय, इमेजिन जो है, इमेजिन्ड कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? तो इमेजिन कम्युनिटी की अवधारणा देने वाले थे बेनेडिक्ट एंडरसन। राष्ट्रवाद का नकारात्मक रूप क्या हो सकता है? तो अंध राष्ट्रवाद। अंध राष्ट्रवाद जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आप राष्ट्रवाद का उल्टा हो जाएगा, हम देश के साथ हैं, आप देश के खिलाफ है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके खिलाफ हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार क्या होता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब हमारे देश की जो संस्कृति, हमारे देश का जो कल्चर है उसको बचा के रखना। राष्ट्रवाद का मजबूत करने वाला तत्व क्या है? राष्ट्रवाद मतलब कैसे मजबूत होगा? सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, पूरे देश के लोगों में एक। राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? तो आपको मालूम है कि नेशन का मतलब कल्चर और स्टेट का मतलब पॉलिटिकल एंटिटी। नेशन कल्चर है, पूरा देश एक कल्चर है, और स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है जहाँ राजनीति का इकाई है। लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी का अर्थ क्या होता है? जेंडर इनइक्वालिटी का अर्थ होता है कि हम लिंग के आधार पर लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, तो लिंग के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए। पितृसत्ता क्या होता है? पेट्रियसी जिसको हम लोग बोलते हैं, पितृसत्ता का मतलब है अभी के समय में अभी पितृसत्ता चल रहा है कि जब कोई पिताजी का डेथ होता है तो उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे की हो जाती है। अब मातृसत्ता में क्या होता है? अभी पुरुष प्रधान व्यवस्था है, मातृसत्ता मतलब स्त्री प्रधान व्यवस्था थी। लैंगिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो लैंगिक असमानता का मुख्य कारण है सामाजिक परंपराएं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, उसी के कारण महिलाएं पीछे हो जाती। महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला भारत में? भारत में महिलाओं को पहले मतदान का अधिकार नहीं था, 1950 में दिखा। जेंडर इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है? जेंडर इक्वालिटी मतलब सभी लिंग के लोग एक जैसे रहेंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब एक बराबर है। ग्लास सीलिंग का अर्थ क्या होता है? ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होगा? तो ग्लास सीलिंग का मतलब होता है इनविजिबल बैरियर इन करियर ग्रोथ। अगर किसी के करियर के ग्रोथ में है, अगर इनविजिबल किसी तरह का बैरियर लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास सीलिंग, मतलब दिख रहा है बट इनविजिबल है। लैंगिक असमानता किस क्षेत्र में देखी जाती है? जेंडर इनइक्वालिटी किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लोग अपने बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। रोजगार में भी लैंगिक असमानता मिलेगा और राजनीति में मिलेगा, तो तीनों में आपको लैंगिक असमानता देखने को मिलेगा। भारत में महिलाओं के अधिकार के लिए कौन सा कानून महत्वपूर्ण है? भारत में महिलाओं के तो पहला राइट टू आरटीआई तो सबके लिए है, राइट टू एजुकेशन सबके लिए, जीएसटी सबके लिए, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया कि अगर आप महिलाओं को घर में मारते पीटते हैं, हिंसा करते हैं तो आपके ऊपर केस होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं के हाथों को मजबूत करना, उनको शक्ति देना और उनको आत्मनिर्भरता उनके ऊपर डालना। लैंगिक समानता क्यों आवश्यक है? भाई जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट, तो लैंगिक समानता इसलिए आवश्यक है ताकि समाज का विकास हो सके। योग शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योग का मतलब होता है मन शरीर आत्मा का मिलन। योग का मतलब होता है मन शरीर आत्मा का
मिलन। योग के जनक किसे माना जाता है? योग का जनक माना जाता है महर्षि पतंजलि को। योग का जनक माना जाता है महर्षि पतंजलि को, वो योग के जनक कहलाते हैं। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाना योग का मुख्य उद्देश्य है। योग सूत्र किसने लिखा था? तो योग सूत्र लिखने वाले थे महर्षि पतंजलि ने। योग के कितने अंग होते हैं? तो योग में 8 अंग होते हैं, 8 अलग अलग योग होते हैं। जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? सांस पे नियंत्रण करना। प्राणायाम इसलिए करते हैं ताकि सांस पे नियंत्रण हो सके। मेडिटेशन क्या है? ध्यान का उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान का उद्देश्य सो जाना नहीं, ध्यान का उद्देश्य होता है फोकस एंड इनर पीस, यानी एकाग्रता और शांति। एकाग्र हो जाइए, अपनी एकाग्रता को मजबूत कीजिए और शांत हो जाइए। सूर्य नमस्कार किसका समूह है? सूर्य नमस्कार इज अ सीरीज ऑफ, सूर्य नमस्कार जो आसन के अंदर आता है। सूर्य नमस्कार योग में एक आसन होता है। कपालभाति क्या है? कपालभाति भी एक प्राणायाम है, याद रखिएगा। कपालभाति क्या है? एक प्राणायाम है। तड़ासन किस प्रकार का अभ्यास है? तो तड़ासन जो है वो आसन का एक पार्ट है। तड़ासन जो है आसन का एक पार्ट है। योग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो योग से हमारा शरीर लचीला होता है और लचीलापन बढ़ता है और हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है। योग मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो योग से हमारा क्या होता है? तनाव कम हो जाता है। योग से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है योग के कारण। आगे, योग से कौन सी बीमारी नियंत्रित होती है? तो योग अगर आप लगातार करते हैं तो हाई पर टेंशन जिसको बोलते हैं वो कंट्रोल हो जाएगा। योग का नियमित अभ्यास क्या बढ़ाता है? तो योग अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। योग किस आयु के लोगों के लिए उपयुक्त होता है? तो योग सारे आयु के लोगों के लिए उपयुक्त है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, सबके लिए। वेलनेस का क्या अर्थ होता है? वेलनेस का अर्थ होता है ओवरऑल, यानी पूरे शरीर को स्वस्थ बनाना। तो समग्र स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल वेलनेस। योग और जीवन शैली का संबंध क्या है? तो योग और जीवन शैली का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, नहीं। योग और जीवन शैली का संबंध है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना योग और जीवन शैली का मुख्य उद्देश्य है। आगे लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग में श्वासन का क्या उद्देश्य होता है? योग में श्वासन का मतलब होता है विश्राम करना। सांस लीजिए एकदम लंबा और छोड़ दीजिए, रेस्ट कीजिए। योग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो योग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है। शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है। तो ये हम लोगों ने बीएससी पेपर का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कर दिया। अब एईसी पेपर की बारी है, वहाँ पे एमसीक्यू नहीं आएगा, वहाँ पे सब्जेक्टिव लिखना होगा। तो ये 3 आप अच्छे से एग्जाम लिखिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या बताना चाहते हैं और आप हमसे और क्या चाहते हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए।